Yes. Hmm. So yesterday we have completed audit program. ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम का हमने देखा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है. इट्स वेरी हाई लेवल. देन द ऑडिट प्लानिंग एंड योर ऑडिट प्रोग्राम, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिड, है ना. सो वी विल फॉलो दैट व्हाट एवर स्टाफ इज रेफरिंग टू दैट, एंड मोर ऑफ मैकेनिकल वर्क. ठीक है, ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली इज अ सीरीज ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर, सो इट इज वेरी डिटेल्ड प्रोग्राम. ठीक है, सो अब हम लास्ट पॉइंट पे जाएंगे, विच इज चैप्टर 2 का लास्ट पॉइंट है मटेरियलिटी, है ना. सो मटेरियलिटी इज व्हाट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडिटर. तो हम आज एसे 320 ऑडिटर जब से आप बन रहे हो, सीए आप जो कर रहे हो, सो मटेरियलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो अभी मटेरियलिटी का पहले बैकग्राउंड कि मटेरियलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर एन ऑडिटर to evaluate whether financial statement reflected true and fair view or not. So we have seen objective of auditor, right? So objective of auditor क्या है कि भाई risk of material misstatement है या नहीं है, right? So whether financial statement is free from risk of material misstatement, right? So we have to see accordingly. So we will, if we want to understand what is material, is given in essay 320. Why? Because understand materiality could be different to different people. It is a relative concept. So sometimes if you consider जैसे fraud है, suppose fraud एक एक रुपए का हो रहा है, so is it material? If we'll say entity suppose 50 करोड़ का, 5 करोड़ का भी टर्नओवर है ना, या 1 करोड़ का भी टर्नओवर पकड़ो, वो 50 लाख भी प्रॉफिट कमा रहा हो, so is it a 1 rupees is relevant? No. If we cumulate कि every hour 1 rupees का प्रॉब्लम हो रहा है और 8 घंटे में 8 रुपए हो रहा है, या every hour every minute is happening, every day it is happening, 365 days it is happening, then it may be material. कितना पैसा ले जा रहा है एक एक रुपए करके पता नहीं, ठीक है ना. सो दैट इज हाउ मटेरियलिटी हैज टू बी सीन इन अ रिलेटिव कंसेप्ट. सो अगेन वन एग्जांपल इज कि भी मटेरियलिटी जो रहता है वो हम कैसे देखेंगे कि जैसे एग्जांपल लो, मेरा इनकम है सपोज 50,000 रुपीज, देन इफ आई वांट टू एक्सपेंड समथिंग 5,000, कुछ लेना है, सो आई विल नॉट थिंक टू मच. If my salary, my income, whatever is there, is 20,000 suppose, yeah, 15,000, and if I want to spend 5,000 rupees, then kya hoga? I need to think a lot because it is a bigger amount. So if you see 20,000, 5,000 is a 30%, 33% almost, है ना, 15,000 का, sorry. And if you see 15,000 का 50,000 का 5% is a 10%. So that way कि आप कितना आपके इनकम का चंक दे रहे हो. सिमिलरली ऑडिटर भी जब ऑडिट करने जाता है, ऑडिटर क्यों कर रहा है? बिकॉज वेरियस यूजर्स वांट्स दैट कि ट्रू एंड फेयर व्यू, इफ दे वांट टू रिलाई ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन सो ही हैज टू थिंक वेदर whatever we are doing audit is material और नॉट. मटेरियलिटी के हिसाब से हमको देखना है जो इश्यूज मिलने वाले हैं. आप कल जाके मैनेजमेंट को बोलते हो कि भाई है ना आपके फिनेंशियल में ना 100 रुपीज का प्रॉब्लम है, वो बोलेंगे यार तेरा भी एफर्ट गया, मेरा भी एफर्ट जाएगा, 100 रुपीज किसको बॉदर करता है, चलो 100 रुपीज का इश्यू भी हो गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट्स व्हाई मटेरियलिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी आर लुकिंग एट, वी कैनॉट कवर ईच एंड एवरी रिस्क, वी कैनॉट कवर ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना. सो ना रिस्क हम सब कवर पाएंगे, ना सब वैल्यू का कवर कर पाएंगे. सो वी हैव टू कंसिडर मटेरियल स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई मटेरियलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो हमको ट्रू फेयर व्यू देना है. कब हम दे सकेंगे? जब देयर इज financials आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. ठीक है, दैट्स व्हाई मटेरियलिटी इज इंपॉर्टेंट. So at the planning stage, we derive this. The auditor needs to consider materiality for the financial statement as a whole. So हम planning में ही materiality derive करते हैं. So when we start, हम strategy करेंगे. Then we will discuss, we will prepare a plan, and at the preparing of the plan जब हम करते हैं ऑडिट प्लान, तब हम मटेरियलिटी भी डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने देखा था इंपॉर्टेंट
जब कंसिडरेशंस देखे थे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए, वन थिंग इज मटेरियलिटी ऑल्सो, बिकॉज अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान कि मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है या टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। सपोज छोटा सा बैलेंस है और उसमें 2 ट्रांजेक्शन है, आप क्या बोलेंगे मैं कंट्रोल के झंझट में नहीं पड़ता हूँ, मैं मटेरियलिटी के हिसाब से 2 ही ट्रांजेक्शन मटेरियल है, मैं चलो मटेरियलिटी के हिसाब से मैं क्या प्लान करता हूँ, आई विल डू अ test of details, I will not do test of control. So that way also while planning, while programming, you will consider materiality, क्योंकि आपको अल्टीमेट आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, ओपिनियन क्या देना है कि ट्रू एंड फेयर है, दैट मीन्स इट इज फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो मटेरियल एवरीवेयर। सो ऑडिटर का जो भी कंसिडरेशन रहता है, जब भी वो काम करता है, जब भी प्लान करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है, प्रोग्रामिंग करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द लिंक टू द मटेरियलिटी। What could be considered, and this is required when you are doing a statutory audit, है ना, statutory audit, that means हम financial information का audit कर रहे हैं, कौन सा historical financial information का audit कर रहे हैं, that time this is important, क्योंकि हम वहां पे क्या दे रहे हैं, numbers पे कंफर्ट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि true and fair of financial statement। when we'll talk about control, जो आपका IFC है, कंपनी लॉ में आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग है ना, तब आपको क्या देना है, कंट्रोल पे ही बात करना है, बट उसमें भी मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट है कि वो कंट्रोल कौन सा, वो कंट्रोल फेल होने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किधर प्रॉब्लम होगा। सो देयर आल्सो वी कंसीडर मटेरियलिटी, बट हियर जब हम प्लानिंग स्ट्रैटेजी एवरीथिंग करते हैं तब भी मटेरियलिटी का, वहां पे हम प्लानिंग स्ट्रैटेजी के टाइम पे इतना कंसिडरेशन दे नहीं सकते हैं फॉर द मटेरियलिटी, बट समवॉट वी हैव टू कंसीडर कि व्हिच एफएसएलआईज आर इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई इन ऑडिटर्स लाइफ वंस यू स्टार्ट ऑडिटिंग, मटेरियलिटी के बिना तो कुछ आगे गाड़ी बढ़ती नहीं है, ठीक है। व्हाट कुड बी कंसिडर मटेरियल फॉर ऑल द सिचुएशन कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली, एंड एन अमाउंट और ट्रांजैक्शन मटेरियल इन वन सिचुएशन may not be material in other situation. For example, 5,000 may be material for a small entity, but even 1 lakh may not be material for a large entity. The auditor has to apply. So सबसे पहला प्रोफेशनल जजमेंट, सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रोफेशनल जजमेंट जो आप अप्लाई करते हो, दैट इज एट द टाइम ऑफ डिटरमिनिंग मटेरियलिटी ओनली। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको बेंचमार्क्स चूज करना है, एंड कौन सा लेवल ऑफ बेंचमार्क का कितना परसेंटेज आपको मटेरियलिटी सेट करनी है, ठीक है। सो हाउ मटेरियलिटी इज डिटरमाइंड वी विल सी नाउ, एंड व्हाट इज बेंचमार्क, है ना। और मटेरियलिटी को हम सो मटेरियलिटी में भी पार्ट्स रहते हैं, एक मटेरियलिटी रहता है आपके फिनेंशियल एज अ होल, एक मटेरियलिटी रहता है एक फिनेंशियल लाइन आइटम्स पे, एंड एक मटेरियलिटी रहता है ट्रांजैक्शन लेवल पे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियलिटी वी डिराइव एंड अकॉर्डिंगली वी ऑडिट। सो यहाँ पे कंसिडरेशंस की मटेरियलिटी इज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑडिटर, क्योंकि हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात कर रहे हैं और वो फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होना चाहिए, इसलिए मटेरियलिटी इंपॉर्टेंट है। आप फिनेंशियल जब ऑडिट करते हो, जब प्लानिंग करते हो, तब मटेरियलिटी डिराइव करते हो। मटेरियलिटी कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली, और एक सिचुएशन में जो मटेरियल है, जैसे मैंने बोला 1 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, आप बोलेंगे मटेरियल नहीं है, बट आपको पता चल रहा है कि 1 रुपीज एवरी टाइम हो रहा है, सो इट कुड बी a material amount. So it is situation depend, it is dependent on transactions, it is dependent on entity, it depends on their operations, many other factors, and even users जो यूज करने वाले हैं financial statement, उनके ऊपर भी ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिफाइंड। सो अब हम समझेंगे बेंचमार्क क्या रहता है ना। सो बेंचमार्क हमने देखा, बेंचमार्क बोले तो जिसके बेसिस पे हम मटेरियलिटी डिराइव करेंगे, दैट इज व्हाट बेंचमार्क मींस, है ना, कि हम क्या करेंगे, एक मटेरियलिटी का बेस लेंगे, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं। कि जैसे प्रॉफिट इज वन बेंचमार्क, रेवेन्यू इज वन बेंचमार्क, कैन एक्सपेंस बी अ बेंचमार्क? यस, एक्सपेंस कैन बी अ बेंचमार्क। कौन से एंटिटी में? जहां पे एक्सपेंस है, जैसे ट्रस्ट डोंट फोकस ऑन द इनकम, दे फोकस ऑन योर एक्सपेंसेस और योर कि किधर वो खर्चा कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट के लिए उनको डोनेशंस मिला है वो प्रॉपरली खर्चा कर रहे हैं क्या नहीं। सो देयर मोर फोकस इज ऑन द एक्सपेंस साइड। सो वहां पे मटेरियलिटी भी एक्सपेंसेस के बेसिस पे हो सकती है। सो प्रॉफिट हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, फिक्स असेट्स भी हो सकता है, असेट्स भी हो सकता है। कभी स्टार्टअप फेज है तो असेट्स काफी रहती है उनकी, बाकी कंसिडरेशंस इतने इंपॉर्टेंट रहते नहीं है। सो दीज आर द जनरली 4। प्रॉफिट इज ऑफन यूज्ड एज अ बेस, प्रॉफिट और लॉस एब्सोल्यूट टर्म में जो भी रहेगा वो हम यूज करते हैं। सो दीज आर द, कौन सा बेंचमार्क कब यूज करना है, कैसे उसका कंसिडरेशंस, कैसे सिलेक्शन करना है कि भी प्रॉफिट यूज करना है, उसके काफी सो दैट इज देयर इज नो
क्लियर कट आंसर कि यही बेंचमार्क यूज करना है। देयर इज अ गाइडेंस कि भाई ये थॉट प्रोसेस लगाओ, ये एंटिटी है जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी, उनका काम प्रॉफिट जनरेट करना है, right, and they are generating consistently a profit, then you can use profit as a benchmark. Suppose if they are thinking कि नहीं उनका प्रॉफिट अभी फोकस नहीं, उनका फोकस क्या है, रेवेन्यू, सो दे कैन मेक यूजर्स, और यूजर्स का भी फोकस क्या है, रेवेन्यू क्या हो रहा है, क्योंकि इनिशियल फेज में कंपनी का क्या रहता है, आपको पता है प्रॉफिट तो कम रहेगा, दे विल बी एट अ बीईपी लेवल, है ना, जो उनका बॉर्डर लाइन है उस पे रहेंगे वो, राइट, बीईपी लेवल पे रहेंगे, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, या ज्यादा थोड़ा लॉस हो सकता है इनिशियल फेजेस में। सो देयर फोकस इज नॉट प्रॉफिट लॉस इन अ इनिशियल ईयर, 1-2 साल, देयर फोकस इज टॉप लाइन बढ़ाना, कि रेवेन्यू कैसे बढ़े, है ना, यूजर्स हो, शेयर होल्डर्स हो, सब क्या देखेंगे, टॉप लाइन बढ़ाओ। जैसे हमने जोमेटो के केस में देखा, जोमेटो में इतने इन्वेस्टर आए, इफ यू नो जोमेटो हैज अभी आईपीओ निकाला था, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसमें दे गॉन फॉर द लिस्टिंग, उसमें उनका बॉटम लाइन इज स्टिल इन लॉस, but everybody has given them the valuation because of their customer base, their technology and their revenue numbers. Nobody seen कि अभी वो profit कर रहा है, loss, they know कि initially you have to give offers करते हो, या lucrative customer base बनाने के लिए आप marketing कर रहे हो, so what you will have first of all revenue target, फिर आप आओगे कि profit कैसे बनाना है, ठीक है। so benchmarks can be different फॉर द डिफरेंट एंटिटीज। उसके बाद क्या आता है, सो और ये बेंचमार्क हम किसको यूज करेंगे, फिनेंशियल एज अ होल मटेरियलिटी को, है ना, सो मटेरियलिटी को जिसको हम बोलेंगे एट अ फिनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, है ना, सो जो फिनेंशियल स्टेटमेंट में 3 टाइप की मटेरियलिटी मैंने बोली, एक रहती है फिनेंशियल स्टेटमेंट जो अपना पूरा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस पे रहती है ना, फिर एक रहती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एरिया करना है, अकाउंट्स रिसीवेबल करना है, इन्वेंट्री करना है ना, ये एरिया करना है, तो इनके लिए भी एक मटेरियलिटी रहती है, क्योंकि एरिया से बन के फिनेंशियल बनता है। मुझे ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई करना है तो मैं कौन सी मटेरियलिटी दिखूंगा, सपोज रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, तो ये सबके जो एरर्स है वो एरर्स एज अ होल कितने आ रहे हैं, और वो मटेरियलिटी से ऊपर है क्या, इफ यस देन आई विल व्हाट आई विल डू इज क्वालिफाई, एंड इफ नो देन व्हाट आई विल डू, आई विल कंटिन्यू, है ना, सो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, क्वालिफाई नहीं करूंगा, ठीक है ना। सो अब ये जो मटेरियलिटी है, एक जब हम मुझे कंक्लूजन करना है, दैट इज मटेरियलिटी एज अ होल, ठीक है। देन कम्स मटेरियलिटी एज अ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, हम किसको उसको क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, जिसको सेकंड हम बोल सकते हैं मटेरियलिटी एज अ लाइन आइटम। हर लाइन आइटम के लिए कितना मटेरियलिटी है, क्योंकि मैं एज अ होल ले लूंगा और एक में ही मैंने पूरी यूज कर ली, तो क्या होगा, मुझे सपोज 100 रुपीज इज माई मटेरियलिटी, ओके, दैट इज मटेरियलिटी एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ओके। फिर मैं वो मटेरियलिटी लेके मैं क्या करूंगा, उसको कुछ डिस्काउंटिंग करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा बोले तो सपोज मैं बोलूंगा 75 रुपीज, तो 75 इज अ मटेरियलिटी फॉर ईच एफएसएलआई, क्योंकि हर एक में मैं कभी 100 यूज कर लिया और एक में 100 का डिफरेंस मिल गया, तो बाकी जब मिलेगा तो मुझे चैलेंज हो जाएगा। सो व्हाट आई विल डू, आई डिस्काउंट दैट मटेरियलिटी एज अ होल टू सर्टन लेवल, उसको हेयर कट हम बोलते हैं, है ना, हेयर कट, जिसमें मैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिराइव करता हूँ, विच आई यूज फॉर द ईच एरिया। फिर क्या होता है, ईच एरिया में मैंने 75 यूज किया, सपोज जैसे मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किया और उसमें एडिशंस में इश्यूज है ना, इश्यूज है, और इशू कितने हैं, सपोज 5 रुपीज के मिले, फिर एआर में हुआ 3 रुपए का इशू मिला, इन्वेंट्री में 0 रुपीज का मिला, सपोज डिपॉजिट में मुझे 1 रुपए का मिला, एंड टेक्स एग्जांपल ऑफ सपोज कैश बैंक में मुझे 5 रुपीज का रिकनसाइलिंग आइटम मिला जो नॉन एग्जिस्टिंग उन्होंने प्रॉपर नहीं किया, रेवेन्यू में रेवेन्यू रिकॉग्निशन में 10 रुपए का इशू है। अब ये सब इश्यूज क्या हो गए, 75 से नीचे है, राइट, 75 से नीचे। पहले तो मैंने क्या लिया, ये टेस्ट करते समय 75 बेस लिया, जब मैं सैंपल चेकिंग कर रहा हूँ या मेरे कंसिडरेशन अलग अलग प्लान बना रहा हूँ, तब मैंने 75 लिया कि पीपीएनडी चेक करते समय 75 का मेरा मटेरियलिटी है, उसके हिसाब से मेरे को 5 डिफरेंस मिला, ये मिला। अब ये सब का डिफरेंस क्या हो गया, 10 + 5 25 26 15 16 16 और 3 19 19 और 2 24 24 हो गया, राइट, तो 24। अब मेरा गैप कितना है, टोटल मटेरियलिटी कितना है मेरा, 100 का है ना, 100 का है, सो ये 24 क्या है डिफरेंस, इज बिलो माय मटेरियलिटी, है ना, देन आई विल से आई विल नॉट क्वालिफाई। यही मेरा हर एक लेवल पे डिफरेंस आते गया और मैंने 100 यूज कर लिया था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सो हम वो हेयर कट करते हैं वो मटेरियलिटी को, और उसको क्या बोलते हैं,
परफॉर्मेंस मर्टेलिटी. सो लेट्स सी एक्चुअल क्या डेफिनेशन है. परफॉर्मेंस मर्टेलिटी मींस द अमाउंट और अमाउंट्स set by the auditor at less than materiality for the financial statement as a whole. So financial statement as a whole से हम जो less than उससे जो अमाउंट सेट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस मर्टेलिटी. टू रिड्यूस to an appropriately low level of profitability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement exceeds materiality for the financial statement as a whole. So हम क्या करेंगे, जो मैंने बोला कि जो एग्रीगेट करेक्टेड अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट है वो मेरी एज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. तो मैं उसको जब मैं हर आइटम चेक करूंगा तब मर्टेलिटी एज अ होल से थोड़ा कम मर्टेलिटी रखूंगा और उसको मैं क्या बोलूंगा, सेट करूंगा. उसको क्या बोलूंगा मैं, परफॉर्मेंस मर्टेलिटी. If applicable, performance mortality also refers to the amount or amounts set by auditor at less than mortality level or levels for particular class of transaction, account balance or disclosure. अब ये क्या है, सेकेंड. जो एक तो हो गया mortality जो मेरी टोटल mortality से कम है, बट कुछ सपोज कुछ स्पेसिफिक एरियाज है मेरे, ओके कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जिसमें मुझे लगता है कि मैंने 100 नहीं यूज करना चाहिए और उससे कम यूज करना चाहिए क्योंकि वो रिस्की एरिया है ना. सो मैं वैसे सेट कर सकता हूं क्या मर्टेलिटी? यस. ये कौन डिसाइड करेंगे? ऑडिटर. ऑडिटर करेगा बोले तो कौन? पार्टनर जो ऑडिट कर रहा है, जो साइन करने वाला है, उसके हिसाब से डिसीजन होगा कि उसको क्या रिस्क लगती है, उसके क्या जो एनालिसिस है, रिस्क असेसमेंट है, उस हिसाब से दे विल डिस्कस. सो आई कैन सेट स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स के लिए भी मर्टेलिटी. बोले तो क्या? सो आई विल डिटरमाइन इफ मिसस्टेटमेंट लेसर देन मर्टेलिटी कुड अफेक्ट द यूजर्स. सपोज 100 रुपीज का एक मर्टेलिटी है, मैंने परफॉर्मेंस मर्टेलिटी जिसको हम पीएम शॉर्ट में बोलेंगे, सपोज वो मेरा 75 है. मर्टेलिटी एज अ होल जो है मेरा वो 100 है, ये जो है इससे कम. और मैं बोलता हूं कि यूजर्स को इससे भी कम कुछ कुछ ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर के लिए वो उससे भी मिसस्टेटमेंट बोले तो सपोज मैंने 100 का मिसस्टेटमेंट बोला, 75 बोला, और उससे भी कम मिसस्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो सकता है. कैसे? कौन से कि लॉज रेगुलेशन स्पेसिफाइज सर्टेन डिस्क्लोजर. एग्जांपल एमएसएमईडी, रेम्यूनरेशन, आरपीडी ट्रांजेक्शन. ये जो है जैसे लॉज रेगुलेशंस का कंप्लायंस के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं 75 नहीं यूज करूंगा हर आइटम के लिए, मैं उससे कम मर्टेलिटी करूंगा. कम मर्टेलिटी करने से क्या होगा, मेरे सैंपल्स बढ़ेंगे, मेरी प्रोसीजर्स बढ़ेंगी. मैं उससे क्या करूंगा, ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाऊंगा. क्यों? आई यूज मर्टेलिटी टू सिलेक्ट द सैंपल्स. क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, सपोज मेरा लेट्स से के एग्जांपल मेरा 1000 रुपए का रेवेन्यू है, तो मुझे कितने सैंपल चेक करने चाहिए? एक मोटा मोटे अपन कैलकुलेशन करते हैं कि मेरी मर्टेलिटी कितनी है, 75. तो अब 1000 डिवाइडेड बाय 75, एटलीस्ट मैंने उतने सैंपल चेक करने चाहिए, है ना. तो मुझे क्या लगेगा, भी मैंने कवरेज अच्छा किया है सैंपल्स का. ऐसे पकड़ो. अब सपोज मेरी मर्टेलिटी कम हो गई, मैंने क्या बोला 85, क्योंकि मेरे को क्या देखना है ना, जीएसटी का कंप्लायंस बराबर होना चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, रेवेन्यू को 75 दूंगा, सेल ऑफ गुड्स को, और जीएसटी का अलग से टेस्ट करूंगा कि लॉज रेगुलेशन का कंप्लायंस बराबर है क्या. इस साल पहली साल जीएसटी आया है सपोज एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, मर्टेलिटी कम सेट करूंगा. किसके लिए? जीएसटी ट्रांजैक्शंस के लिए, टू कंप्लाई की लॉज एंड रेगुलेशंस प्रॉपर हो रहा है. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जीएसटी चेकिंग के लिए सैंपल्स क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ज्यादा सैंपल चेक करेंगे. सो ये जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, यहाँ पे हमने कौन सा क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जीएसटी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए एक अलग मर्टेलिटी सेट की, विच इज नॉट अ परफॉर्मेंस मर्टेलिटी, विच इज नॉट अ होल मर्टेलिटी एज ए होल. हम उससे भी कम ले रहे हैं, दोनों से मर्टेलिटी कम रख रहे हैं, क्योंकि वो यूजर्स को इंपॉर्टेंट है कि भाई जीएसटी का लॉज रेगुलेशंस कंप्लायंस हो सके. ये कैसे पता चलेगा यूजर्स को इंपॉर्टेंट है? जैसे आप मीटिंग कर रहे हो, सपोज शेयर होल्डर से डिस्कशन हो रहा है आपका कुछ, या आपको अपॉइंटमेंट करते समय उन्होंने बोला, या ऐसे स्पेसिफिक कोई ट्रांजेक्शन है, या मैनेजमेंट दोज चार्ज विद गवर्नेंस, या बैंकर्स, आपका इन्वेस्टर्स, इनसे कुछ डिस्कशन होता है, कॉल्स होते हैं, तब आपको ये समझ में आता है कि भाई दे आर सीरियस अबाउट लॉज एंड रेगुलेशन. सेकेंड, की डिस्क्लोजर इन इंडस्ट्री, जैसे R&D कॉस्ट इज अ की डिस्क्लोजर, तब भी हम वो डिस्क्लोजर सही आना चाहिए, है ना. दैट डिस्क्लोजर शुड कम अप्रोप्रिएट. देन व्हाट वी विल डू, वी विल रिड्यूस द मर्टेलिटी फॉर अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे R&D कॉस्ट का डिस्क्लोजर. उसके लिए मैं 75 मर्टेलिटी नहीं यूज करते, या 100 भी नहीं करूंगा, उससे भी कम करूंगा. सो दैट इज सेकेंड. थर्ड इज अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस. सो एग्जांपल क्या है, सपोज मैंने कोई नया बिजनेस लिया, पहली बार ले रहा हूं,
ऑडिटर भी फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है, वो बोला मुझे ज्यादा चीजें पता नहीं है, मैं रेगुलर एंटिटी में मुझे पता है कि क्या इश्यूज रहते हैं, क्या पॉइंट्स मिलते हैं, क्या प्रॉब्लम्स रहते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गिव अटेंशन टू अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. कैसे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, भी नए बिजनेस जो है उसके लिए मैं मटेरियलिटी कम रख के, है ना, मटेरियलिटी कम रखूंगा तो काम ज्यादा करूंगा, काम ज्यादा करूंगा तो इश्यूज मिल सकते हैं ज्यादा, और इश्यूज ज्यादा मिलेंगे तो आई कैन कवर माय ऑडिट रिस्क की रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कुछ छूटा नहीं है. ओके, सो दैट इज ऑल लिंक्ड. हम मटेरियलिटी कम रखेंगे तो काम ज्यादा करेंगे, काम ज्यादा करेंगे तो इश्यूज ज्यादा मिल सकते हैं, या मुझे इतना तो पता रहेगा कि मैंने 10 सैंपल से जगह 20 सैंपल चेक किए और 20 सैंपल में भी मुझे इश्यू नहीं मिले. सो आई विल हैव अ मोर कॉन्फिडेंस कि भी ये नया ट्रांजैक्शन होने के बाद भी मुझे तो रहेगा ही एज ऑडिटर, बट यूजर्स को भी रहेगा. एंड दिस वी थिंक बेसिस द यूजर, है ना, कि भाई ये यूजर को क्या इफेक्ट करेगा, यूजर कैसे सोचता है, जो भी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ओनर्स है, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है, दैट वे. सो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन. इस पे एग्जाम हटके एग्जाम क्वेश्चन आना है तो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा कि भाई स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर पे मटेरियलिटी अलग हो सकती है क्या, हो सकती है. तो इन विच सर्कमस्टेंसेस, देयर आर 3 सर्कमस्टेंसेस. एक तो लॉज रेगुलेशंस कंप्लायंस है, या स्पेसिफाइड सर्टेन डिस्क्लोजर तब, की डिस्क्लोजर है इंडस्ट्री के हिसाब से तब, या अटेंशन ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट करना है कि भी नई एक्विजिशन हुई है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी मटेरियलिटी जो है वो लेसर रख सकता हूँ, सो दैट आई कैन डू मोर वर्क एंड आई कैन रिपोर्ट ऑन द प्रॉपरली कि भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट से वो फ्री है. ठीक है, ये हो गया क्या आपका मटेरियलिटी. ठीक है, बेंचमार्क हमने देख लिया, मटेरियलिटी, स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. अब यूज ऑफ बेंचमार्क, अब परसेंटेज. सो हम क्या करेंगे, पहले सपोज प्रॉफिट हमने लिया बेंचमार्क, तो हम प्रॉफिट देखेंगे. सपोज आपका 1000 रुपए का प्रॉफिट है इस साल, है ना, 1000 रुपए पे हम क्या रखेंगे, एक रेट लगाएंगे. रेट इज रिकमेंडेड जनरली. सपोज प्रॉफिट है तो हम 5 से 10% लगाते. रेवेन्यू पे 5 से 10% लगाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि रेवेन्यू इज अ टॉप लाइन, है ना, टॉप लाइन पे इतने जितना बड़ा नंबर उस पे कम परसेंटेज. सो जनरली गाइडेंस जो नॉर्मली इंडस्ट्री में फॉलो होती है, 1 से 2% इज रेवेन्यू पे अप्लाई होता है कि प्रॉफिट 5 से 10% ऑफ प्रॉफिट शुड बी योर मटेरियलिटी. 10% और 5% डिपेंड्स ऑन द एंटिटी, उनका कितने यूजर्स है, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड है, उस हिसाब से वो डिसीजन होता है. सिमिलरली रेवेन्यू में भी वैसे डिसीजन. सो दैट रेट परसेंटेज इज ऑफन अप्लाइड to chosen benchmark as a starting point in determining materiality for the FS as a whole. Factors that may affect identification of benchmark. जो मेरे बेंचमार्क का आइडेंटिफिकेशन के लिए फैक्टर्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे असेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस कैसे है, कितने हैं. सपोज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नया और सिर्फ असेट्स ही मेन है, ना खर्चा ज्यादा है, ना प्रॉफिट लॉस ज्यादा है, ना रेवेन्यू है, ना कुछ है, तो वेयर आई विल फोकस ऑन असेट. सपोज मैं बंद करने वाला हूँ कंपनी, तो मैं कहाँ फोकस करूंगा कि मेरी लायबिलिटीज सब सही हो. सो मेरा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं मटेरियलिटी करूंगा तब मैं क्या फोकस करूंगा, लायबिलिटी पे करूंगा मोर, है ना. सो दैट कुड बी माय फोकस. देन आइटम्स फोकसिंग यूजर्स, भी जो मेरे यूजर्स है ना, यूजर्स कौन कौन है. सो ये क्विकली हम मॉड्यूल से देखेंगे. सो आपके यूजर्स कौन कौन है, यूजर्स है आपके भी जो गवर्नमेंट है, आपके शेयर होल्डर है, आपके इन्वेस्टर्स है ना, आपका मैनेजमेंट है. सो देयर आर डिफरेंट यूजर्स टू योर फाइनेंशियल सिस्टम. सो उस हिसाब से आप क्या डिसीजन लोगे कि भी मेरे को मटेरियलिटी का जो बेस है, जो बेंचमार्क है, वो कैसे सिलेक्ट करना है. तो ये लेट्स सी यहाँ पे. सो जैसे एलिमेंट्स देख लिए हमने कि यूजर्स ये, फिर उसके बाद वेदर देयर आर आइटम्स ऑफ अटेंशन ऑफ द यूजर्स ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी फाइनेंशियल नीड्स टू बी फोकस. तो यूजर्स का कहीं है क्या, तो यहाँ पे ना हम जैसे रेवेन्यू फोकस कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला स्टार्टअप एंटिटी तो हम रेवेन्यू कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं. सो यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्लास की बात नहीं कर रहे, स्पेसिफिक क्लास पे देख रहे हैं तो अलग बात है, वो वहाँ पे मटेरियलिटी आएंगे. बट यहाँ पे बेंचमार्क के लिए व्हाट दे आर लुकिंग एट, मेन फोकस का है उनका, अभी प्रॉफिट पे, रेवेन्यू पे, एसेट्स पे, किस पे. सो उस हिसाब से. So for the purpose of evaluating financial performance, users may tend to focus on profit, revenues or net assets. ठीक है. Then the nature of the entity, where the entity is at its life cycle and industry and economic environment in which the entity operates, the entity's ownership structure and the way it is financed. If the entity is financed solely by the debt rather than equity, users may put more emphasis on assets and claims on them than on entities earning.
अभी सपोज मेरा डेट है, लोन से मैंने लिया है ना, लोन से असेट खड़ा किया है, असेट है और मेरा डेट है मेन बैलेंस शीट में। सो ये डेट रीपेमेंट के लिए मेरे को असेट से रिकवरी आनी चाहिए। सो मैं क्या लूंगा, मटेरियलिटी एज अ असेट्स ले सकता हूँ। सो मेरा जो इंडस्ट्री है, मेरी लाइफ साइकिल बोले तो एट व्हाट फेज आई एम एट अ स्टार्टअप फेज, आई एम एट अ मैच्योरिटी फेज, आई एम एट अ डिक्लाइन फेज। सो दैट इज ए इंडस्ट्री लाइफ साइकिल उसको बोलते हैं कि भी इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री का कैसे रहता है, वो स्टार्टअप रहता है पहले, फिर वो एक ग्रोथ फेज में रहता है, ग्रोथ फेज भी एक बीच में आती है, फिर वो ग्रोथ हो जाता है, ग्रोथ के बाद वो क्या करेगा, एक मैच्योरिटी आ जाएंगी, फिर उसमें क्या है, बहुत ग्रोथ नहीं रहेगा इतना, यही लेवल पे वो चलते रहेंगे, और फिर एक टाइम के बाद वो क्या होंगे, डिक्लाइन होंगे। जैसे अब ले लो एग्जांपल कैमरा, जो पहले डिजिटल कैमरा भी है और पहले नॉर्मल कैमरा था, तो उसको क्या हो गया, तो स्टार्टअप हुआ, वो फेज लाइफ साइकिल उसकी खत्म हो गई। सो देयर आर मेनी सच प्रोडक्ट्स जो पहले काफी यूज होते थे और अभी उसका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। मोबाइल फोन ले लो, डिजिट अभी जो स्मार्टफोन आए उसके पहले नॉर्मल फोन था, तो पहले तो फोन ही नहीं थे, पहले तो लैंडलाइन थे, लैंडलाइन से मोबाइल पे आए, मोबाइल से। सो दैट इज द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल ऑफ मोबाइल डिवाइस या टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, है ना। सो बेस्ड ऑन दैट, कौन से लाइफ साइकिल में हो, कौन से इंडस्ट्री में हो, कौन से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हो, है ना, कि भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे है कंपनी का, अभी जो सपोज डिप्रेशन है या इन्फ्लेशन है, उस हिसाब से भी दोस्त डिसीजन, और आपकी ओनरशिप एंड फाइनेंस कैसे है उस हिसाब से। एंड रिलेटिव वैलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क, भी वो बेंचमार्क जो है उसका वैलेटिलिटी कैसा है, जैसे एक साल कंपनी प्रॉफिट में है, दूसरे साल कंपनी किस में है, लॉस में है, तीसरे साल कंपनी किस में है, अगेन प्रॉफिट में है 20-30%। सो पहले, और पहले साल कितना प्रॉफिट में है, 10% का प्रॉफिट है, फिर दूसरा टाक म्हणजे रेवेन्यू का बोल रहा हूँ, फिर दूसरे साल रेवेन्यू का 30% प्रॉफिट है, फिर अचानक से लॉस हो गया। सो व्हाट इज वॉलेटिलिटी, इफ इट इज टू मच वॉलेटिल, देन दैट इज नॉट अ गुड बेंचमार्क, है ना। सो वी हैव टू सी वॉलेटिलिटी ऑल्सो, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज ऑफ दैट बेंचमार्क लेना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट है, सपोज कंपनी का इंडस्ट्री ऐसा है और कंपनी एकदम म्हणजे सेटल्ड है, मैच्योर्ड फेज में है, ग्रोथ खत्म हो गया, मैच्योरिटी फेज में है, तो कंपनी का क्या है, जनरली प्रॉफिट इज अ बेंचमार्क। तो हम क्या बोलेंगे, बेंचमार्क मैंने प्रॉफिट लिया है, बट प्रॉफिट क्या है, वॉलेटाइल है, क्योंकि उनका है ना, कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है, कैसे है मार्जिन, कौन सा मिक्स है, प्रोडक्ट मिक्स कैसा है, उस हिसाब से डिसीजन होता है। तो एक साल प्रॉफिट, एक साल लॉस या कम ज्यादा मार्जिन होते हैं। सो व्हाट विल डू, विल एवरेज आउट, 2-3 साल, 3 साल, 5 साल का हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे, एंड देन वी विल डिराइव द मटेरियलिटी, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो हम क्विकली अपना आईसीएआई ने टेम्पलेट इशू किया हुआ है आपका मटेरियलिटी का, वो हम देखते हैं कि जैसे मैंने बोला कि ये AICAI और WIRC का टेम्पलेट है, जिसमें उन्होंने दिया है कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल है, सपोज आपका टोटल एसेट्स कितना है, टोटल पीपीएनडी कितना है, इंटेंजिबल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, या प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल कितना है। उन्होंने हर एक का आइटम लिया, यहाँ पे पिछले साल का फिगर लिया, यहाँ पे इस साल का फिगर लिया, क्योंकि ये 1920 का कर रहे हैं, देन सॉरी ये गलत है, 19 का कर रहे हैं, देन एवरेज लिया उन्होंने, क्योंकि दे डोंट वांट वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो एवरेज ही, ये टेम्पलेट देना था उनको, इसलिए उन्होंने वो टेम्पलेट बेसिस पे उनको किया। फिर मटेरियलिटी, जैसे मैंने बोला, रेवेन्यू का हम कितना लेते हैं, 1 से 2%, प्रॉफिट का हम कितना लेते हैं, 5 से 10%, यहाँ पे उन्होंने 3% लिया है। इंटेंजिबल और पीपीएनडी का कितना लिया है, 0.5%, टोटल असेट्स का कितना लिया है, 0.5%। सो असेट्स को सेम लगाया, उससे कम है ना, क्योंकि असेट्स तो सबसे बड़ी रहती है, उससे आप जनरेट करते हो रेवेन्यू, है ना। सो डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, यू नीड टू कंसिडर योर मटेरियलिटी। ये गाइडेंस ऐसे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में नहीं लेना है कि आप लिखा नहीं है कि आपको 1% लेना है, 2% लेना है, 4% लेना है। देयर इज अ जनरल गाइडेंस, जनरल जो भी स्टडीज हुई है उस हिसाब से डिसीजन होता है कि रेवेन्यू का 1 से 2% शुड बी द मटेरियलिटी। अब ये कैलकुलेशन आया कि 3750 का 0.50 इज 18.75, दिस अमाउंट्स आर इन लैक्स, 1000 का 0.50 इज 5 रुपीज। सो इन्होंने सब डिराइव किया, इन्होंने यहाँ पे अलग मेथड यूज की, उन्होंने ये नहीं बोला कि यूजर्स का क्या है एंड सब्जेक्टिविटी, क्योंकि यूजर्स क्या देखते हैं एंड ऑल इज अ सब्जेक्टिव फैक्टर, तो उन्होंने क्या बोला कि हम चारों के ऑप्शन में देखेंगे और जो सबसे कम आएगा वो मटेरियलिटी लेंगे। सो मटेरियलिटी लोएस्ट ऑफ द अबव, दैट्स व्हाट दे डिसाइडेड, है ना, जो टेम्पलेट जिसने डेवलप किया है। फिर उन्होंने बोला परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमने देखा, दैट इज 75% ऑफ 5। ये हरदम 75% रहेगा क्या, जैसे हमने 100 का भी 75 एग्जांपल लिया था, नॉट नेसेसरी, इट आल्सो वेरीज जनरली फ्रॉम 50 to 90%। यहाँ पे आप देखोगे तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मे बी इन द रेंज ऑफ 50, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मे बी इन द रेंज ऑफ 50 और आपका
50 to 90%, है ना। ये रेंज है जो आप ले सकते हो। कैसे फैक्टर्स रहेंगे भाई, मुझे फाइनेंशियल लाइन आइटम्स कितने हैं, कितनी मैंने गैप छोड़ना चाहिए, कितने मुझे पास में एरर्स मिले, उस हिसाब से। क्योंकि आप 90 ले लोगे और ज्यादा एरर्स मिलेंगे तो दैट इज नॉट फिजिबल। आप उस हिसाब से, सपोज काफी कम एरर मिलते हैं कंपनी में, पास्ट हिस्ट्री से कंपनी में काफी कम लाइन आइटम्स है, तो 90% आप ले सकते हो। नहीं तो 75 लो, नहीं तो 50 लो। तो जनरली 3 लेवल्स आर 50, 75, 90, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बहुत एरर्स मिलते हैं तो 50% लो, 90 इज नॉट रिकमेंडेड। एंड देन लास्ट मटेरियलिटी, जैसे मैंने एक बोला था कि मटेरियलिटी एक क्या रहता है, आपकी मटेरियलिटी इज एट अ ट्रायबिलिटी जिसको बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं कि भी एट अ ट्रांजैक्शन लेवल, कि भी एक ट्रांजैक्शन, जैसे रेवेन्यू का आप सैंपल चेक कर रहे हो और उसमें क्या डिफरेंस मिला, तो आप बोलोगे कि ये मटेरियल हो सकता है या ये गलत है। सो दैट इज व्हाट मटेरियलिटी इज ट्रायबिलिटी। ये क्या रहता है, ये 1%, 5%, 1 से 5% रहता है ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये ट्रायबिलिटी रहता है। तो दिस इज अ टेम्पलेट, WIRC के वेबसाइट पे भी है, एंड दिस इज द वे इट इज कैलकुलेटेड इन योर एक्चुअल सिलेबस, और ऐसे प्रैक्टिकली होता है, ठीक है ना। सो अब क्या है नेक्स्ट, बेंचमार्क हो गया, यूज ऑफ बेंचमार्क कैसे करना है, स्पेसिफिक मटेरियलिटी कैसे हो गया। अब जैसे हमने एग्जांपल्स ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क्स डिपेंडिंग ऑन एंटिटीज सर्कमस्टेंसेस, जैसे प्रोस्पेक्टिव एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अर्निंग बेस्ड, प्री टैक्स इनकम, नॉर्मलाइज अर्निंग, इबिट, इबिटा, ग्रॉस मार्जिन, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। एक्टिविटी बेस्ड देखना है, जो यूजर्स है या जो यूजर्स का एक्सपेक्टेशंस है या उनका जो प्रोस्पेक्टिव है, वो एक्टिविटी, वो अर्निंग नहीं देख रहे कितना कमा रहे हो, आप कितना एक्टिविटी कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कितना कर रहे हो, आप रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो, आप सेल कितना कर रहे हो, आप खर्चा कितना कर रहे हो। सो दैट इज अ एक्टिविटी, आप कितनी एक्टिविटीज कर रहे हो। सो इसमें रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज योर बेस। फिर कैपिटल बेस्ड है, सपोज उनका प्रोस्पेक्टिव भी कैपिटल रिजर्व्स है ना, निगेटिव में नहीं होनी चाहिए, एसेट्स प्रॉपर्ली होनी चाहिए या डेट से कवरेज होना चाहिए, देन इक्विटी एंड एसेट्स कैन बी बेस। देन क्या है आपका, देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी, भी प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है ना, एंटिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसा है, प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड है। नॉट प्रॉफिट है तो जनरली अर्निंग बेस्ड नहीं रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड या कैपिटल बेस्ड रहेगा। प्रॉफिटेबल है या ब्रेक इवन और लॉस मेकिंग है, भाई प्रॉफिटेबल है तो आप अर्निंग को फोकस कर सकते हो, वो ब्रेक इवन है, नया एंटिटी, तो आप रेवेन्यू, उनके एक्टिविटी और कैपिटल पे ज्यादा फोकस करो रादर देन दैट। मैच्योर्ड फेज में है या स्टार्टअप फेज में, स्टार्टअप फेज में जैसे मैंने बोला एक्टिविटी या कैपिटल पे फोकस होगा, अर्निंग पे नहीं होगा। एंड कंसीडर इंडस्ट्री, फाइनेंसिंग एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक, जब आप जैसे भी आपका इंडस्ट्री फैक्टर्स है या उनके फाइनेंसिंग कैसे हो रहा है या उनका अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस हिसाब से आप अर्निंग बेस्ड जाना है, एक्टिविटी बेस्ड जाना है या कैपिटल बेस्ड। सो बेंचमार्क दे हैव डिवाइडेड इन 3, वन इज अर्निंग बेस्ड, one is activity based and one is capital based. Which is more often used is pre-tax income, बोले तो profit before tax from continuing operation is often used for profit oriented entities unless too much volatile है तो हम कैस में जाएंगे, एवरेज पे जाएंगे, नहीं तो करंट ईयर प्रॉफिट भी जा सकते हैं, 3 साल का एवरेज भी जा सकते हैं, 5 साल का एवरेज भी जा सकते हैं, बट जनरली अर्निंग इज, बिकॉज फाइनली हमको अर्निंग पे फोकस करना है ना, तो अर्निंग इज जनरली यूज। बट स्टार्टअप फेज है, ब्रेक इवन है, नॉट फॉर प्रॉफिट है, तो आप एक्टिविटी बेस्ड या कैपिटल बेस्ड। सो क्या हो गया, देयर आर 3, वन इज अर्निंग बेस्ड, सेकेंड इज एक्टिविटी बेस्ड, भी आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो, एंड थर्ड इज अ कैपिटल बेस्ड, ठीक है ना। सो कैपिटल बेस्ड, अर्निंग बेस्ड, और उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो आप कौन से फेज में। ये जो है डायग्राम, जो इमेज है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फ्रॉम योर मॉड्यूल ओनली, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चंस आते हैं मटेरियलिटी पे एंड मोर प्रैक्टिकल बेस्ड, भी यूजर्स का प्रोस्पेक्टिव है या एंटिटी स्टार्टअप, आप कौन सा जनरली प्रेफर करोगे मटेरियलिटी बेस्ड, है ना। दिस इज नॉट आंसर कि यही करना है, बट विच वन इज अ प्रेफर्ड वन। सो एक्टिविटी बेस्ड या कैपिटल बेस्ड, या एक्टिविटी बेस्ड मटेरियलिटी बेंचमार्क क्या रहते हैं, या कैपिटल बेस्ड बेंचमार्क क्या रहते हैं, अर्निंग बेस्ड बेंचमार्क क्या रहते हैं, बेंचमार्क क्या रहता है, एंड एक्सप्लेन एक्टिविटी बेस्ड बेंचमार्क। सो दिस कुड बी योर एग्जांपल्स और योर क्वेश्चंस, ठीक है। चूजन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा, इन रिलेशन टू चूजन बेंचमार्क रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा क्या है और यह कैसे लेना है। सो हमको क्या क्या देखना है, प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन भी देखो। सपोज आपने, जैसे मैंने बोला, रेवेन्यू डिसाइड किया है,
या आपने प्रॉफिट डिसाइड किया है, सब कुछ बेंचमार्क, राइट। सो आप क्या देखोगे अभी भी मेरे पिछले साल के कैसे थे रेवेन्यू या प्रॉफिट, वॉलेटाइल तो नहीं है ज्यादा, है ना, या मैं रेवेन्यू पे फोकस कर रहा हूँ या एसेट्स पे फोकस कर रहा हूँ। पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, सेकंड आप क्या कंसिडरेशन करोगे, पिछले साल करोगे, करंट ईयर का अभी तक टिल डेट डेटा देखोगे, टिल डेट सपोज, क्योंकि आप कब कर रहे हो मैटरनिटी डिराइव, प्लानिंग में कर रहे हो, प्लानिंग कब होता है जनरली, इट इज एट द स्टार्ट और बिफोर ईयर एंड, जैसे मार्च का सपोज आप मार्च 31 2022 का सपोज अभी ऑडिट करने वाले हो, तो जनरली मैटरनिटी जो है वो अभी हो जाती है, जैसे दिसंबर टू मार्च के पहले मैटरनिटी हो जाता है, क्योंकि तब आपको प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, रिसोर्स करने हैं, इन्वेंट्री काउंट, मेनी अदर थिंग्स, तो मैटरनिटी आपको पहले लगती है। तो पीरियड टू डेट जो आप पीरियड है सपोज अप्रैल और आप दिसंबर में मैटरनिटी कर रहे हो, तो तब का परफॉर्मेंस देख लो कि क्या है, तब ऐसा तो कोई इवेंट नहीं हुआ या यूजर्स का डिमांड तो चेंज नहीं हो गया, तब तक का डेटा आप देख लो। बजट्स और फोरकास्ट फॉर द करंट ईयर, कंपेयर दिस। सो ये क्या बोल रहा है सब, आप जब बेंचमार्क चूज कर रहे हो, जब आप परसेंटेज चूज कर रहे हो, जब आप मैटरनिटी चूज कर रहे हो, ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं कि भी पिछले साल के नंबर्स क्या थे, वॉलेटिल तो नहीं थे, इस साल का नंबर क्या है, कुछ चेंज तो नहीं हो गया बिजनेस नेचर में, फिर आपने कुछ बजट किया था और बजट के हिसाब से सपोज 100 करोड़ का आपने रेवेन्यू बजट किया था, अभी कितना है। सो बजट्स और फोरकास्ट देख लो कि भाई दिसंबर तक आपका फोरकास्ट बजट क्या था, उसके हिसाब से चल रहे हो या आप पीछे हो, बट आपको एक्सपेक्टेड है कि जैन फेब मार्च में कर लोगे, क्योंकि फिर मैटरनिटी का जो आपको अमाउंट लेना है, क्योंकि आप क्या लोगे, मार्च का नंबर लोगे, है ना, एक्स्ट्रापोलेट करके, जब आप मैटरनिटी डिराइव करते हो, है ना, तब आप मार्च का ही नंबर लोगे, बट दिसंबर में तो आप क्या करते हो, बजट के हिसाब से एक्स्ट्रापोलेट करके भी अभी 9 महीने में कितना हुआ, 10 करोड़ प्रॉफिट, तो 12 महीने में कितना होगा प्रॉफिट, सपोज 13 करोड़, राइट। सो 10 करोड़ इज अ 9 मंथ्स प्रॉफिट, 12 मंथ्स के प्रॉफिट में सपोज आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे, आप बोलोगे 13 करोड़ तक मुझे 3 महीना और 12 करोड़ तक मुझे, और सॉरी 13 बराबर ना, 9 करोड़, 9 मंथ्स में 10 करोड़ है, तो 12 महीने में 13 करोड़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा एक्स्ट्रापोलेट करके, ऐसा आप डिसाइड कर सकते हो। और आप 13 करोड़ पे मैटरनिटी डिराइव करेंगे, क्योंकि आपको काम तो पूरा मार्च के नंबर पे करना है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मैटरनिटी स्टेटमेंट कौन से नंबर पे देना है, मार्च के नंबर पे पूरे साल के। सो यू विल एक्स्ट्रापोलेट, सो दैट्स व्हाई यू टेक बजट्स एंड फोरकास्ट एडजस्ट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस। मुझे बजट ने उन्हें 100 करोड़ बोला था, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन बोला था कि 10% होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सपोज आपका 10 करोड़ आएगा, बट समझा कि जो मिक्स था ना वो चेंज हो गया, इसलिए मार्जिन जो है ना वो बढ़ गया या कम हो गया, तो उस हिसाब से आपको सब चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस ऑफ कंडीशन इन द इंडस्ट्री और इकोनॉमिक इन विच एंटिटी ऑपरेट, सपोज आप एयरलाइन को ऑडिट कर रहे हो, है ना, और कोविड आ गया, जो और मार्च में ही आया, सो जो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, जो इंडस्ट्री के इकोनॉमिक एनवायरमेंट या कुछ चेंज हुआ है, उस हिसाब से भी आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। सो 4 फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर व्हाइल चूजिंग द बेंचमार्क। एक तो यूजर्स तो आपने कर लिया और प्रॉफिट ले लिया, बट बेंचमार्क का जो रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा है, आपको फाइनेंशियल डेटा लाना पड़ेगा ना कि कितना प्रॉफिट लेना है। सो पहले देखना है आपको पिछले साल का, फिर देखना है अभी तक का कितना हुआ, फिर उनके बजट में कितना था, और इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फैक्टर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज कितना लगाना है, सो डिटरमाइनिंग परसेंटेज टू बी अप्लाइड टू अ चूजन बेंचमार्क इन्वॉल्व्स द एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अभी तक कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? नो सर। ओके ग्रेट। तो अपन क्या करेंगे, हाँ, सो डिटरमाइनिंग रेट परसेंटेज है ना, सो परसेंटेज हम कैसे डिसाइड करेंगे, जो परसेंटेज हमको लगाना है। सो हमने डिसाइड कर लिया कि भी 13 करोड़ का मेरा है ना एक्स्ट्रापोलेटेड प्रॉफिट है, मार्च में आएगा, मैं अभी मैटरनिटी डिराइव कर रहा हूँ, बट कितना परसेंट लगाओ, कैसे डिसीजन लो। सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज एंड द चूजन बेंचमार्क सच दैट परसेंटेज अप्लाइड टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स from continuing operation will be normally higher than a percentage applied to total revenue. Higher or lower percentage, however, may be deemed appropriate in the different circumstances. So जो परसेंटेज है वो आप बेंचमार्क पे डिपेंड रहेगा। आपका रेवेन्यू बेंचमार्क है तो जैसे मैंने बोला 5 से 10% है, आपका सॉरी 1 से 2% है। आपका प्रॉफिट बेंचमार्क है तो आप क्या करोगे, 5 से 10% करोगे, और 5 लेना है 10 करना है, वो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, एंटिटी क्या है, लिस्टेड है, डेट है उसका, ये है कितने यूजर्स है, उस हिसाब से आप देखते हो, डिसाइड करते हो जनरली कितना रिस्क है कंपनी में, कंपनी का बिजनेस कितना है, कौन से इंडस्ट्री में, कौन सा नेचर ऑफ ऑपरेशन है, वो सब एरर्स कितने मिल सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री क्या है, मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस हिसाब से यू कैन डिसाइड एंड डिसाइड द परसेंटेज।
तो इतना ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आया तो परसेंटेज कैसे डिसाइड करना है, इट डिपेंड्स ऑन द बेंचमार्क, इट इज अ इंटर रिलेशन, एंड बेंचमार्क प्रॉफिट रहा तो उसका बेंचमार्क का जो परसेंटेज है, जो परसेंटेज अपन अप्लाई करेंगे वो हायर रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो, और रेवेन्यू रहा तो लोअर रहेगा। चलो क्विकली हम एग्जांपल देखते हैं। इन प्लानिंग फेज इन द मंथ ऑफ December 20, XYZ ऑडिटर इज कैलकुलेटिंग मटेरियलिटी। सो XYZ है कंपनी, वो प्रॉफिट मटेरियलिटी ऑडिटर है, वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट ये डिराइव कर रहे हैं व्हाट, मटेरियलिटी। सो एंटिटी इज प्रॉफिट मेकिंग, पहली बात प्रॉफिट मेकिंग है तो हमारा कौन सा फेज आ गया, ये अर्निंग बेस्ड है ना, और यूजर भी क्या देख रहे हैं, स्टार्टअप है या मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड एंटिटी है, यूजर भी फोकस कर रहा है प्रॉफिट पे, अर्निंग बेस्ड वाला जो हमारा एक्टिविटी है उसमें हम फोकस कर रहे हैं। वी हैव डिसाइडेड टू यूज प्रॉफिट पीबीटी एज अ बेंचमार्क, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अभी क्या हुआ, भी मेरा प्रॉफिट क्या था, अभी तक का जो प्रॉफिट है वो कितना है मेरा, है ना, प्रॉफिट टिल डेट, सो वो है 50 लाख रुपीस। बजटेड जो जैन से, सपोज दिसंबर में हमने डिसीजन लिया, जैन टू मार्च में मेरा बजटेड कितना है, सो वो कहां से लिया हमने, बजट से, 15 लाख रुपया। फिर टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 65 लाख रुपीस। सो जैसे हमने बोला, हमने क्या क्या लिया, प्रीवियस और प्रीवियस ईयर डेटा देखा, वॉलेटाइल तो नहीं है ज्यादा, नहीं वॉलेटाइल नहीं है इनका। फिर हमने प्रॉफिट अभी तक का देख लिया 50 लाख रुपए एक्चुअल करंट ईयर। फिर हमने बजटेड देख लिया, अभी बजटेड कितना है और वो उस लाइन में है क्या कि कुछ एडजस्ट करना है, अभी नहीं, और हमने 15 लाख रुपए बाकी महीने के लिए ले लिए। और डी हमने देखा इंडस्ट्री और इकोनॉमिक फैक्टर कुछ है क्या, जब हम ये फाइनेंशियल डेटा बेंचमार्क के लिए डिराइव कर रहे हैं ना, जो हमने यहाँ पे पॉइंट में देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या, अब परसेंटेज जिसे मैं करूंगे, तो जैसे मैंने बोला 5 to 10% इज इंडस्ट्री प्रैक्टिस, बेंचमार्क की हमने बोला कि 5% मेरा बेंचमार्क है, और प्रॉफिट है इसलिए 5 to 10% हम कुछ ले सकते हैं। फिर मेरा अमाउंट ऑफ मटेरियलिटी एज ए होल, ओवरऑल जो हम उसको बोलेंगे ओवरऑल मटेरियलिटी क्या होंगे, 3,25,000 विच इज 65 lakhs का 5%, राइट। देन मटेरियलिटी फॉर स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, मैंने डिसाइड कर दिया कि मेरा मटेरियलिटी जो स्पेसिफिक क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए मैंने डिसाइड किया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज है, तो मैं उसके लिए मटेरियलिटी थोड़ा कम रखूंगा, मैं ज्यादा काम करूंगा और मैं इंश्योर करूंगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है ज्यादा। सो मैंने क्या किया, 1,62,000 मैंने इसका 50% बोल दिया। कुछ भी कर सकता हूं मैं, स्पेसिफिक अमाउंट भी रख सकता हूँ 1 लाख, देयर इज नो गाइडेंस, यू कैन डिसाइड बेसिस यूर ओन जजमेंट। फिर मैंने परफॉर्मेंस मेंटालिटी जो हमने देखा था 75% हमने इसको कर दिया, विच इज इसका 75%, एंड योर सेट परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस मेंटालिटी आपकी ये हो गई, आपकी ओवरऑल मेंटालिटी या मेंटालिटी एज अ होल ये हो गई, एंड 165 इज अ स्पेसिफिक मेंटालिटी। जो ट्रांजैक्शन मेंटालिटी है वो आपके टॉपिक में कहीं इतनी डिटेल में कवर्ड नहीं है, बट ट्रांजैक्शन मेंटालिटी जैसे रेवेन्यू का ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस का ट्रांजैक्शन, उसमें कुछ गलती हुई तो इसका 1% से 5% में वो डिसाइड होती है, और उस हिसाब से आप काम करते हो। रिवीजन इन मटेरियलिटी लेवल एज ऑडिट करना चाहिए क्या, यस, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑडिट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिट्रीव प्रोसेस से कुछ चेंज होता है तो आपको गो बैक करके मटेरियलिटी चेंज करनी है। सो मटेरियलिटी मे नीड टू बी रिवाइज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द circumstances that occurred during the audit. For example, a decision to dispose a major part of entity's business, new information or change in auditor's understanding of the entity or its operation as a result of performing further audit procedure. भी कुछ चेंज होता है कंपनी में, सर्कमस्टेंसेस, नई इंफॉर्मेशन मिलती है, ऑपरेशंस में कुछ अंडरस्टैंडिंग आती है, कुछ और अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है या नया इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करना पड़ेगा तो आपका काम सब क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। प्लानिंग भी क्या रिवाइज हो सकती है क्या, यस, प्लान भी रिवाइज हो सकता है। ऑडिट प्रोसीजर्स भी रिवाइज हो सकते हैं क्या, यस, ऑडिट प्रोसीजर भी रिवाइज हो सकते हैं। सैंपल भी चेंज हो सकते हैं क्या, ज्यादा कम हो सकते हैं क्या, यस, क्योंकि मटेरियलिटी चेंज हो गई। सो मेनी थिंग्स कैन बी चेंज ड्यू टू रिवीजन इन मटेरियलिटी, स्पेसिफिकली लोअर लेवल पे होती है, तो द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड वेदर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिपेंड अप्रोप्रिएट। सो जब मेरा मटेरियलिटी चेंज होता है, रिवाइज होता है, तो एक तो अपवर्ड भी हो सकता है या डाउनवर्ड भी हो सकता है ना। सो सपोज अपवर्ड हुआ तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपने ज्यादा काम कर दिया, है ना। सो यू डोंट नीड टू गो एंड रिवाइज, आपको ये नहीं करना है कि कम काम, जो काम कम करते बैठो, ये काम क्या हुआ, लोअर लेवल पे जो है जब आएगा तब आपको काम चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्या बोलना है, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, है ना। सपोज आपकी मटेरियलिटी 100 थी और वो हो गई 120, तो आपने तो इंश्योर कर लिया है ना कि फाइनेंशियल फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, 100 पे कर दिया तो 120 से तो फ्री ही है।
बट सपोज आपकी मटेरियलिटी 100 थी और आपकी अभी हो गई 80, रिवीजन जो हो गया वो लोअर लेवल पे हो गया, तो क्या हुआ, लोअर लेवल के होने की वजह से क्या हो गया, आपके जो काम किया है आपने फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, अभी मटेरियल आप पहले 100 बोल रहे थे अभी 80 हो गया, तो आपको काम बढ़ाना पड़ सकता है, काम बढ़ाना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे और इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रिमन अप्रोप्रिएट है या जो मैंने किया है जितने सैंपल जो सिचुएशन है, और नहीं तो मुझे काम एडिशनल करना पड़ेगा। लास्ट वन इज डॉक्यूमेंटिंग, मैंने बोला है नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन, सो ऑलवेज वी हैव टू इंश्योर कि मटेरियलिटी क्या हुई है, डॉक्यूमेंट हुई है। सो मटेरियलिटी फाइंड फॉर द फाइनेंशियल एज अ होल, इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल और लेवल ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एंड एनी रिवीजन ऑफ ए एंड सी एज द ऑडिट प्रोग्रेस। सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है भी, आपने बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट किया, आपकी मटेरियलिटी एज अ होल कैसे डिराइव की, आपकी कोई स्पेसिफिक मटेरियलिटी है क्या, आपके परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कितना है, और कुछ रिवीजन हुआ है ये सब में, तो आपको कीप जैसे जैसे ऑडिट हो रहा है वैसे वैसे आपको उसको चेंज करना पड़ सकता है या अपडेट करना पड़ सकता है, या देखना पड़ेगा। जैसे प्रॉफिट का नंबर चेंज हो गया, ऐसे भी रिवीजन होता है काफी बार, तो यही रीजन की वजह से रिवीजन होता है कि आपने स्टार्ट में एक ड्राफ्ट फिनेंशियल्स में बजट के हिसाब से 65 लाख रुपीज, अरे सपोज कंपनी में हो गया जैन फेब मार्च 3 महीना था, और क्या हो गया मार्च में और फेब में तो है ना लॉकडाउन हो गया, कंपनी ने कोई बिजनेस नहीं किया, फिर क्या हो गया प्रॉब्लम, तो क्या हो गया 65 लैक्स क्या हो गया, सपोज 5 लाख का मस्त किया उन्होंने तो 50 + 5 ही हुआ प्रॉफिट, 55 लाख ही हुआ, और 2 महीने में खर्चा ज्यादा हो गया तो और लॉस हो गया सपोज, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, तो 55 लैक्स हो गया। अब 65 पे आपने जो मटेरियलिटी डिराइव की और 55 पे जो की वो लोअर आएंगी, लोअर आएंगी तो क्या हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मेरे नेचर टाइमिंग एक्सटेंड चेंज हो रहा है क्या, ठीक है। सो दिस इज व्हाट चैप्टर 2 मटेरियलिटी, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्लान, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। Any question or we will go to the modules का question, and both relevant है practically also, this materiality chapter is very relevant. So let's quickly see कोई question. No, sir. Okay, so let's now see कि correct incorrect देखते हैं हम. So correct incorrect है the establishment of the overall audit strategy and detailed audit plan are not necessarily discrete or sequential process but are closely interrelated since changes in way one may result in consequential changes to the other. So वो बोल रहे हैं कि भाई strategy जो है और audit plan जो है वो are not necessarily discrete or sequential process but are closely related since changes in one may result in consequences. So this answer is correct, right? So because those are closely related, this is not a discrete process, this is what continuous process. So planning and strategy is a continuous. So इसको आपको reason भी देना है. So reasons will be कि planning and strategy is a continuous process. It starts when you finish the last audit and it's end when you complete the current year का audit, है ना? And it is a continuous and iterative process. आपको चेंज भी करना पड़ सकता है because of circumstances, new informations, और आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होता है तो, है ना? So that is correct, answer is correct of this. Next क्या है, establishing an overall audit strategy that sets the scope, timing and direction of audit and that guides the development of audit plan is prerogative of the management, है ना? So ये बोल रहा है कि भी जो audit strategy करनी है वो किसका काम है, किसका है, मैनेजमेंट का. So this is what incorrect, क्योंकि वो किसका है, ऑडिटर का काम है ना? तो इट इज अ प्रोग्रेबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रेटेजी करनी है ना, नाम ही सजेस्ट करता है. सो इट इज इनकरेक्ट. सो इट इज अ ऑडिटर्स वर्क. प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट. इनकरेक्ट अगेन बिकॉज प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इटरेटिव है and you have to again revise basis the information. So it's not a discrete phase. Next one, materiality for the financial statement as a whole and if applicable materiality level or levels for particular classes of transaction account does not need any revision. So ये बोल रहा है कि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है. ये आंसर क्या है, इनकरेक्ट. आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ सकता है. कब, जब देयर इज अ चेंज, काय में, circumstances, नया informations, operations, understanding. If anything changes then you need to revise.
एंड रिवाइज में भी इफ इट इज गोइंग लोअर देन यू नीड टू से कि आपका नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो आपने ऑडिट करने का जो भी डिसीजन लिया, जो भी प्लान किया है, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो आपने एक्चुअल काम किया, वो भी रिवीजन की करने की जरूरत है, या वो ठीक ठाक है इस मटेरियलिटी चेंज होने के बाद। ये आपको हर बार होगा क्या? तो इसमें क्वेश्चन सपोज टिपिकल डालना है, वो बोलेंगे रिवीजन हुआ मटेरियलिटी का, हायर लेवल पे हुआ, तो आपको चेंज करना है काम, नॉट नेसेसरी, है ना। ऑडिट प्रोसीजर लोअर लेवल पे हुआ, सो इट्स नॉट, सो यू हैव टू कंपल्सरी डू, नहीं, आपको देखना है कि जो मैंने काम किया वो अप्रोप्रिएट है क्या। लोअर मटेरियलिटी से भी आप बोलोगे अप्रोप्रिएट है तो ठीक है, नो एडिशनल काम करने की जरूरत। फिफ्थ वन, अ डिटेल ऑडिट प्रोग्राम once prepared for a business can be used for all business under all circumstances. So audit program हमने देखा था, it should be specific to entity, it cannot be a generic कि भी एक का लिया दूसरे को copy paste किया, so this is a again incorrect, it cannot be, है ना। So audit program has to be updated for the entity, आप references ले सकते हो but you cannot apply that to all businesses because it is based on operations, business, entity का risk, those all factor has to be considered. Last question, correct, incorrect. Audit plan is more detailed than the overall audit strategy. So it is correct क्योंकि audit strategy sets the scope, right? Sets the scope, timing and direction, and audit plan addresses जो भी उन्होंने set किया in audit strategy. It is a more detailed than the audit strategy. Any question is correct, incorrect? No, sir. You understood sub proper? Yeah, sir. I knew the answer before you tell. You module है साथ में नहीं सर, बिना मॉड्यूल के भी मतलब समझ आ गया ना, तो इसलिए आंसर पता था। राइट, सो बिकॉज ये करेक्ट इनकरेक्ट तो ये एक्चुअली आए हुए हैं काफी मॉड्यूल में, उन्होंने क्या किया, दे आर अपडेटेड जो भी एग्जाम्स में है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रैक्टिस, क्योंकि फिर छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान में रहती है। ओके सर। नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy. So once the overall audit strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in overall audit strategy. So सही है, तो उन्होंने बोला है कि भी आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी की अपने उसको उसके जो पॉइंट्स है उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या करोगे, ऑडिट प्लान करोगे। तो आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, क्वेश्चन समझ के एक्सप्लेन बोला है उन्होंने, प्लेन क्वेश्चन। सो आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या होती है, फिर आप एक्सप्लेन करोगे ऑडिट प्लान कैसे होता है। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड इट addresses the points of audit strategy in more detail. They are interrelated. आप this is a continuous देखना पड़ता है, and there could be any change because of the circumstances. So these all factors you need to mention about audit strategy. So दो तीन चीजों में ये आंसर होगा, what is audit strategy, what is audit plan, and third is in relationship between them. This is what your answer should be. Second, planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process. So ये भी आपको सबसे पहले बोलना है कि this is correct, कि भी audit planning is not a discrete phase but a continual. This is not correct, incorrect, but if you say that, that shows your confidence कि yes, what statement they have made is correct. So initially आपने correct बोल दिया क्योंकि डिस्कस बोला है उन्होंने, तो डिस्कस में आपको सबसे पहले बोलना है कि इट इज करेक्ट दैट प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट इट इज अ कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। कंपनी हैज टू, फिर प्लानिंग क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, बेनिफिट्स क्या है, दोज ऑल। सो पैरा नंबर यहाँ पे तो सीधा 5 नंबर पे उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि 5 नंबर जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस वाला हमने जो देखा था कि रिस्क असेसमेंट एंड ऑल, वो फैक्टर्स को आपको आंसर दे सकते हैं। Next, nature, timing, extent of direction, supervision of engagement team members, and review of their work depending on the many factors. Explain. So, nature, timing, extent of direction, and supervision of engagement team members, and review of their work may work vary depending on many factors. So, हमने देखे थे 4 factors इसमें कि ये कौन सा है, DSR, direction, supervision, and review. इसके जो factors थे हमने 4 factors. What I remember is 4 factors we have seen कि भी पहले तो resource कैसा है, last वाला था कि resource कैसा है, फिर एंटिटी ये, सो इफ यू सी इन द नोट्स इट इज क्लियरली, तो
देयर आर 4 फैक्टर्स है, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी क्या है, एरिया ऑफ ऑडिट कौन सा कर रहा है, असेस रिस्क कैसा है उसका, हाई रिस्क है कि लो रिस्क है या मीडियम मॉडरेट रिस्क है, एंड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर। सो उसका कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी क्या है, असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, एरिया कौन सा है, एंड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उस हिसाब से डिसीजन होगा कि डीएसआर कैसे करना है, डायरेक्शन सुपरविजन। सो एक्सप्लेन utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program and also the client's operations and internal control under periodic review, so that inadequacies or redundancies of the program may be removed. Discuss stating clearly the advantages of an program. So ये पूरा जो भी लिखा है that doesn't matter, सिंपल क्वेश्चन क्या है, और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार घुमा फिरा के आपको सिर्फ एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम बोलना है, आपको बोलना है कि इट गिव्स अ सो प्रोफेशनली आप कर सकते हो, क्वालिटी ऑडिट कर सकते हो, एंड दोज ऑल एडवांटेजेस जो हमने देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इन्वॉल्व्स एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। यस, पहला ही सेंटेंस था। डिस्कस स्टेटिंग द फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, आल्सो गिव अ एग्जांपल। सो हमने ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन से अगेन कि भाई बेंचमार्क कैसे सिलेक्ट होता है। सो 4-5 फैक्टर देखे थे कि भाई वॉलेटिलिटी है क्या, राइट। फिर हमने देखा था कि आपका यूजर जो है लाइक डेट फंड है, ओनरशिप क्या है, फाइनेंसिंग क्या है कंपनी का, फाइनेंस क्या है, इंडस्ट्री कौन सा है, फेज कौन सा है, लाइफ साइकिल है ना, दिस वाज द 1 पॉइंट। देन हमने क्या देखा, और आपका एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी, असेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, प्रॉफिट लॉस, ये क्या है एलिमेंट्स, राइट। एंड अटेंशन, यूजर किस पे अटेंशन दे रहा है, दैट इज ऑल्सो वी विल कंसिडर, है ना। और एग्जांपल आप दे दो कि भाई जैसे अटेंशन आप प्रॉफिट पे दे रहे हो या रेवेन्यू पे दे रहे हो, बॉटम लाइन या ईबिटा पे दे रहे हो, दैट वे। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल असेट लाइबिलिटीज, ये ओनरशिप भी आप डेट फंडेड हो तो आप क्या करोगे, असेट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करोगे, और वॉलेटिलिटी भी, प्रॉफिट आपका वॉलेटाइल है तो आप क्या करोगे, फिर एवरेज लोगे या कैसे आप डिसीजन लेते हो वो। सो यू हैव टू गिव अ एग्जांपल आल्सो, ठीक है। इज इट नेसेसरी टू डॉक्यूमेंट द ऑडिट प्लान, इफ सो व्हाट all activity in the planning phase needs to be documented, state with the examples. So is it necessary to document the audit plan? Yes, हमने ये देखा था documentations में कि if it is not documented, that means it not done. If so, what all activities in the planning phase need to be documented? तो हमको क्या करना है भी, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान, ऑडिट प्रोग्राम, डिटेल में क्या है, कौन कैसे करने वाला है, कुछ रिवीजन है तो वो भी करना पड़ेगा, ये सब हम डॉक्यूमेंटेशंस में देख चुके हैं। Whether misstatements of lesser amounts than materiality for the financial statement as whole could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statements. तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आएगा आपका कि whether misstatements of lesser amounts than materiality for the financial as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of user taken on the basis of financial statement. So ये जो आपका है, सो पहले तो आप क्या करोगे, ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, कि मटेरियलिटी एज अ होल से misstatements lesser amounts than the materiality for a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions of users. तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी प्लस स्पेसिफिक मटेरियलिटी जो हमने देखी है, स्पेसिफिक मटेरियलिटी फॉर डिस्क्लोजर, राइट, डिस्क्लोजर्स, सो सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर हम उसको बोलेंगे, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, राइट, एंड क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर, एंड व्हाट, पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, है ना। सो अकाउंट बैलेंस
significant class of transactions, account balance and disclosures and performance materiality. So ये explain करना पड़ेगा. और significant class of transaction में there are 3 points आपको देने पड़ेंगे कि laws, regulations, compliance, key disclosure for industry, right? And last one is आपका ये क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कुछ फैक्टर हो, जैसे हमने देखा था एक तो R&D कॉस्ट था आपका, राइट? एंड देन दिस चार्ट जो हमने देखा था, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चार्ट. ये आंसर है आपका कि जो आप स्पेसिफिक क्लास हो और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होगा, तो अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, न्यू बिजनेस वगैरह एक्वायर किया है तो वो. सो ये हो गया आपका चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर. whether misstatement of lesser amounts than a materiality for the financial statement as a whole. So ये थोड़ा क्वेश्चन लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि भी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में बात करो या आपके स्पेसिफिक डिस्क्लोजर या अकाउंट बैलेंस या सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो है उसके बारे में, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते हुए वो बोल रहे हैं कि वेदर मिसस्टेटमेंट ऑफ लेसर अमाउंट्स दैन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल कुड रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स. ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल. वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन जो है आपका इसमें से बुक में जो अपनी क्वेश्चन बुक है कंपाइलर जो है वो हम क्विकली देख लेंगे एंड देन टुमारो वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर 3. ठीक है, The auditor of T of Hand Fab Limited is worried as to the management of key resources to be employed to conduct an audit. ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, हमने देखा था इंटरनल. How the audit strategy will be helpful to the auditor, right? So auditor shall establish a audit strategy, sets the scope, direction and guides the development of audit plan. Process of establishing auditor, assist the auditor in determine subject to the completion of audit risk assessment procedure, such matter as resources to be deployed. इसमें फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे होगा कि भी रिसोर्सेज टू डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट, these resources are to be deployed such whether it can be interim, कौन से डेट में स्टेजेस, एंड हाउ रिसोर्सेज आर DSR जो हमने बोला था, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू का जो है वो. तो ये सब हम प्लान कर सकते हैं. दैट्स व्हाई ऑडिट स्ट्रेटेजी इज यूजफुल और विल हेल्प यू. W, the auditor of SKM Limited, asks its finance and audit head to prepare audit strategy for conducting audit of SKM Limited. W also insists him to draw detailed audit procedure also. On the request of auditor, W complete audit strategy as well as audit procedures are prepared by finance head of the company. Subsequently, auditor realized that effectiveness of the audit is compromised and it was his responsibility to prepare the overall audit strategy. Comment. So यहाँ पे क्या हुआ, W है ऑडिटर ऑफ SKM, आस्क इट्स फाइनेंस, सो उसने क्लाइंट को ही बोल दिया. सो इट्स नॉट अ क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंड. इसने बोला फाइनेंस और ऑडिट हेड को कि भाई आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना दो. ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाना उसका काम नहीं है, ऑडिटर का है. तो ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट to facilitate the conduct of audit. Although this discussion often occur, the overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility. When discussing matters included in our, care is required in order to not to compromise the effectiveness of audit. Keeping in view the content given above, approach of W was wrong and this should have been prepared overall audit strategy. इससे क्वेश्चन आते हैं. So ये मॉड्यूल में ही है, इन बिटवीन द चैप्टर, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं. हमने देखा कि भी जो ऑडिट स्ट्रेटेजी का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसका है, ऑडिटर का है, उसके पास है वो काम, राइट? सो उसने करना है. यहाँ पे उसने बोला, बोलने के बाद भी डिस्कस भी करना है. यू मे डिस्कस एंड डिस्कस करना है तो भी वो केयर लेना है कि भी उसका इफेक्टिवनेस कम ना हो. तो यहाँ पे W was wrong. Once the overall strategy has been established, an audit plan can be developed to address the various matters identified in the overall audit strategy. So once the overall audit strategy has an audit plan, ये हमने अभी मॉड्यूल में देखा, ये एक्सप्लेन करना है. once the audit has been established, इसमें आपको इंटर रिलेटेड है ना, कंटिन्यूअल है, और ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या है, ऑडिट प्लान क्या है, आपको 3 से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. उस तरह से आपको
एक्सप्लेन करना है। पॉइंटर्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वो आने चाहिए कि भी ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या है, ऑडिट प्लान क्या होता है और इंटर रिलेटेड क्या है, कैसे है वो। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज बट रादर अ कंटिन्यूअल एंड रिटरेटिव प्रोसेस। ये हमने अभी देखा इन मॉड्यूल के ऐसे 300। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, कंटिन्यूअल है, वो पहला खत्म होता है तब से चालू होता है, तो अभी का खत्म होता है तब तक चालू रहता है प्लानिंग। और उसमें ये जो है अपने को मैटर्स जो है प्लानिंग चालू करने के पहले, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of discussed matter such matter as analytical procedures, general understanding, materiality, experts involvement and performance of risk assessment procedures. Utility of audit program can be retained and enhanced only by keeping the program. ये भी advantages जो है वो direct question है वो आपको देना है. So determining materiality involves professional judgment stating the factors that may affect the identification of appropriate benchmark. So ये elements, ये example, there are attention to the users, फिर entity का life cycle, industry, economic environment, just so, and volatility. Is it necessary to document the audit plan? If so, what all activities in the planning phase needs to be documented? State with the example. So documentation करना is a record for a planned nature timing extent. ये आपको compulsory है. Not documented is not done. This is not a model word, but you have to write कि भी आपको ये चीजें document करने की, audit strategy क्या है, plan क्या है, और कुछ changes हुए हैं तो वो आपने incorporate किए हुए. So this is what all you will document. द फाइनेंशियल एज अ होल, ये लास्ट क्वेश्चन देखा था हमने 7वां नंबर का आपका मॉड्यूल का. कुड रीजनेबली व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटजी द ऑडिटर शैल डिटरमाइन मटेरियलिटी फाइनेंशियल्स एज अ होल इफ इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, account balances, disclosure for which misstatements of lesser amounts than materiality for the FS as a whole could be reasonably expected to influence the economic decision of users taken on the basis of FS. The auditor shall determine materiality level or levels to be applied for those particular class of transactions, COT, account balance and disclosures. So COT and AB or D, ठीक है ना. और ये सब आपका वो है 3 सिचुएशन जब आप करोगे लॉ रेगुलेशन से की डिस्क्लोजर है या अटेंशन इज रिक्वायर्ड, नया बिजनेस एक्वायर्ड किया, एंड ऑल सिचुएशन. नेक्स्ट, ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क टू एनेबल हिम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिटर in an efficient and timely manner. Explain stating the matters to be covered in plans. So plan में क्या क्या मैटर कवर होना चाहिए? Acquiring knowledge of clients accounting system policies. So plan should be made to cover among other things, है ना. So auditor plan is to work him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner. Plan should be based on knowledge of client's business. Acquiring, establishing expected degree of reliance to be placed on internal control, and determining programming nature, timing and extent of audit procedures to be performed, and coordinating work to be performed. ये आपके प्लान का डायरेक्ट क्वेश्चन है. अगेन प्लान में क्या क्या होना चाहिए. प्रोफेशनल जजमेंट. सो चैप्टर 2 इज नॉट जनरली क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्ट आएंगे, एडवांटेजेस आएगा, प्लान में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, प्रोग्राम में क्या इंक्लूडेड होना चाहिए. मटेरियलिटी पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकता है इन चैप्टर 2. दैट इज थोड़ा ट्रिकी कि जिसपे वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड भी पूछ सकते हैं. जनरली अदरवाइज बाकी सब में है ना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा. एंड वंस यू डू अदर चैप्टर्स तो आपको चैप्टर 2 विल बी वेरी इजी कि भी प्लान में क्या आना चाहिए, जो जो हम सीखेंगे आगे वो सब प्लान में आना चाहिए. फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट, राइट, दिस वर्ड व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग वी विल लर्न इन टोटल. तो जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं वो सब प्लान में आना चाहिए. So professional judgment is necessary to proper conduct of audit. Yes, कि भी हर अलग अलग जगह आपको. So ये जेनरिक क्वेश्चन है, नॉट स्ट्रिक्ट टू चैप्टर 2. कि भी प्रोफेशनल जजमेंट आपको लगता है तो आप यू कैन एक्सप्लेन कि व्हाट इज प्रोफेशनल जजमेंट, जो हमने डेफिनेशंस में समझा था कि भी आप इथिकल स्टैंडर्ड जो है, जो भी स्टैंडर्ड्स है उसका इंटरप्रिटेशन से वो आप प्रोफेशनल आपके नॉलेज बेस पे लगा रहे हो, और आप कहाँ का प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हो, दैट ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन. Your firm has been appointed as auditor to audit accounts of a auto parts manufacturer ABC Limited. Illustrate the matters to be considered by auditor in developing his overall audit plan for expected scope and conduct of audit. So ये सब overall plan आपको करना है तो आपको क्या क्या करना है, कंसिडर करना है, उसका स्कोप आपको बताना है. So it's also a direct question.
Without adequate knowledge of client's business, a proper audit is not possible. It is one of the important principles in developing an overall audit plan. Explains context with the relevant essay. Knowledge to be obtained by auditor in establishing the overall audit plan. Such understanding will be helpful. So ये क्या है? Knowledge of entity. ये essay 315 जब डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तब भी कवर होगा. ये चैप्टर में भी हमने देखा था अभी ऑपरेशंस क्या है कंपनी के, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, एंटिटी स्ट्रक्चर और फाइनेंस कैसे की है, सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है कंपनी का, रिलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, एफआरएफ कैसा है, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी क्या है. ये क्या है? सब नॉलेज ऑफ एंटिटी है ना, जो एंटिटी का नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी पे आप बोल सकते हो. ये किस में कवर होता है? ऐसे 315 चैप्टर 4 में ये डिटेल में कवर हुआ है. बट ये पॉइंट्स आपको करने पड़ेंगे तभी आप अच्छी तरह प्लान या स्ट्रैटेजी कर सकते हो. और मेजरमेंट जो पास परफॉर्मेंसेस है वो भी देखने पड़ेंगे. क्वेश्चन 13. Planning is not a discrete phase but rather a continual that often begins shortly after the completion of year. Planning includes the need to consider certain matters prior to the auditor's identification and assessment of risk or matter. Explain clearly stating those matters. So ये हमने देखे थे, involvement of experts, materiality, general understanding, analytical procedures and performance of other risk assessment. So ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बट घुमा के है कि भी सब आपको दिया पहले सेंटेंस और उसके बाद फिर प्लानिंग इज नॉट डिस्क्रीट कंटिन्यूअस, इस पे तो कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस आते हैं. In this context, explain the auditor's assumption about the users of financials. So auditor's determination of materiality is a matter of professional judgment and is affected by auditor's perception of the financial information needs of users of the financial statement. In this context, explain the auditor's assumption about users of financial statement. So the auditor's determination of materiality is a matter of professional and is affected by auditor's perception of financial information needs of users of financial statement. Because मटेरियलिटी हम कैसे डिसाइड करते हैं कि भाई यूजर्स कैसे देखेंगे, यूजर्स के लिए क्या मटेरियल है, उस हिसाब से वी विल डिराइव द मटेरियलिटी, वी विल डिसाइड द बेंचमार्क. इन दिस कंटेक्स्ट इट इज reasonable for the auditor to assume that users have reasonable knowledge of business economic activities, understand that the financial statements are prepared, presented and audited to the levels of materiality, recognize uncertainties inherent in the measurement of amounts on the use of estimates, judgment and consideration of future events, and make reasonable economic decision on the basis of information in the financial statement. So क्या क्या assumptions मैं ले सकता हूँ जब मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जब मैं मटेरियलिटी डिसाइड कर रहा हूँ, तब मैं क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या assumption ले सकता हूँ. यूजर्स को तो ये पता ही है ना, बिजनेस तो पता ही है उसको, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर प्रेजेंट हुए वो पता है, या मैं जो मटेरियलिटी बेसिस पे काम करूंगा, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रू एंड फेयर एंड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट. सो दोज ऑल अजम्पशंस आप लेके चलेंगे जब आप मटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हो. Financial reporting frameworks often discusses concept of materiality in the context of preparation and presentation of financial statements. Explain. So financial reporting frameworks often discusses concept of materiality in the context of preparation and presentation of, although financial reporting frameworks may discuss materiality in different terms, they generally explain that misstatement including omissions are considered. So ये डिटेल में हम अगले चैप्टर में जब आएगा आपको डिटेल में, तब हम ये अभी कवर नहीं हुआ है आपका. क्वेश्चन 16 देख लेते हैं. ऑडिटर शैल प्लान नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, डायरेक्शन. ये डीएसआर का हमने देखा था कि भी साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एरिया और कॉम्पिटेंसी क्या है रिसोर्स की, उस हिसाब से डिसीजन होगा. ऑडिटर शैल डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड टू ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी. एक्सप्लेन डिटेल गिविंग एग्जांपल. सो ये किस पे है? डॉक्यूमेंटेशन पे है. नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन. तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान क्या है, एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस कुछ है तो वो भी आप करोगे. The documentation of is a record of key decision. ये चैप्टर 3 में डॉक्यूमेंटेशन क्यों है इंपॉर्टेंट वो भी आएगा. और उसके बाद आपको एग्जांपल से उसको समराइज करना है कि फॉलोइंग शुड बी पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ये सब आपको चैप्टर 3 में करूंगा. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या पार्ट होना चाहिए, ये आपने कैसे लिया, समराइज द ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ये सब डिटेल में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में है. So ये explain clearly stating the detail in the meaning of audit program. So audit program पे question है direct कि applicable to all business under all conditions, not practicable because हर business के हिसाब से उसको twist करना पड़ता है. Audit program क्या होता है वो भी आपको यहाँ पे explain करना है. In most of the assertion, much of the evidence be drawn. Each one
should consider and weighted to ascertain its weight to prove or disapprove the assertion. An auditor picks up the evidence from the variety of fields, analyze and explain with the help of examples. ये हम आगे चैप्टर्स में कवर करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे ये हो गया है. सो ये हो गया आपका चैप्टर 2. So if we want to summarize chapter 2, then audit strategy, audit plan, audit program, materiality, ये 4 concepts हैं. Relationship of audit plan and strategy, that is 5th one. इसमें मेजर क्वेश्चन जो आता है मटेरियलिटी पे आ सकता है, आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आए तो मटेरियलिटी पे आ सकता है. बाकी जो है सब नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरेटिकल आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ऑडिट प्रोग्राम का एडवांटेज क्या है, ऑडिट प्लान रिलेशनशिप्स कैसे है, ओके, एंड देयर इंटर रिलेशंस या इंटरडिपेंडेंसीज क्या है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट योर चैप्टर